Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. Today we discuss lecture number 17.2 Sequence and Series. इससे पहले लेक्चर में जो 17.1 था हमने समझा सीक्वेंस क्या है, कैसे वो कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है, इसको हमने देखा। और इस लेक्चर में जो 7.2 है इसमें हम डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है और उसकी लिमिट कैसे निकाली जाती है। किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या है उसके बारे में समझना है और मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। व्हाट इज मोनोटोनिक सीक्वेंस? ए मोनोटोनिक सीक्वेंस आर टू टाइप्स, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ए सीक्वेंस Sn is monotonically increasing sequence if S1 is less than equals to S2 and S2 is less than equals to S3 and S3 is less than up to and so on Sn। यानी इसका क्या मतलब हुआ, हर एक अगली आने वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए, उससे पहले वाली टर्म की जो वैल्यू है वो छोटी रह जानी चाहिए। इसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। या अगर हम ऐसा नहीं कहना चाहते तो ये कह सकते हैं कि अगर हम n और n+1 दोनों टर्म का डिफरेंस ले तो वो लेस देन इक्वल्स टू 0 रहे हर नेचुरल नंबर के लिए। या फिर अगर ऐसा भी नहीं कहना चाहते तो जो बड़ी टर्म है अगले वाली टर्म और जो छोटी टर्म है उन दोनों का डिफरेंस हमेशा ग्रेटर देन 0 रहे n ग्रेटर देन n के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है Sn इक्वल्स टू n²। अगर मैं Sn+1 निकालूं तो Sn+1 इज n+1 का होल स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस निकालूं n+1 माइनस Sn इक्वल्स टू n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, यानी n² प्लस 2n प्लस 1 और माइनस n² से n² कैंसिल, यानी 2n प्लस 1। अब n मेरा 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है, कोई भी वैल्यू रखूं वो 0 से बड़ी और बराबर रह सकती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इस तरीके से हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस को दिखा सकते हैं। सिमिलरली एक सीक्वेंस होती है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है? कोई सीक्वेंस उसकी जो अगली आने वाली टर्म होती है वो छोटी होती चली जाए, यानी दोनों टर्म का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, हर नेचुरल नंबर के लिए। तो ऐसी सीक्वेंस को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए Sn मेरे पास एक सीक्वेंस 1/n है। अगर 1/n+1 निकालूं तो ये 1/n+1 हो जाएगा। मैंने n+1 माइनस Sn निकाला, यानी दोनों का अंतर निकाल रहा हूं, तो 1/n+1 माइनस 1/n। यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम ले लिया है n इंटू n+1, तो ये n माइनस n और माइनस 1 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल होगा। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये हमेशा 0 से छोटा आएगा क्योंकि हर वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। तो यानी Sn-1 और Sn का जो डिफरेंस है वो 0 से छोटा आता जा रहा है। ऐसी सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक छोटी सी डेफिनेशन और मैं आपके सामने रखता हूँ। ये डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है? अगर कोई भी दो टर्म आपस में इक्वल ना हो, यानी केवल लेस देन रहे, उन दो टर्म का डिफरेंस ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ऐसी सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती हैं। यानी जैसे ऊपर के दोनों ही मैंने एग्जांपल लिए, उसमें कहीं भी यहाँ इक्वल्स टू नहीं आएगा, तो मैं इन्हें स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कह सकता हूँ। एन की किसी भी वैल्यू के लिए 0 वैल्यू नहीं बनाएगा। ये जो टर्म यहाँ पे है एन की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होती, और ये टर्म भी एन की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर 0 नहीं होगी। इसलिए ये दोनों सीक्वेंस मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। जैसे कि हमने एक और एग्जाम्पल में देखा, इस एग्जाम्पल को हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। एक और एग्जाम्पल हमने कुछ लिए हैं एग्जाम्पल यहाँ पर। जैसे मान लीजिए किसी सीक्वेंस की nth टर्म ये है,
तो इसके लिए मैं देख सकता हूँ मेरी ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस तरीके की सीक्वेंस को हम देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक सीक्वेंस है n² + 2, ये उसकी nth टर्म है। हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसको हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे आपके सामने जिनको आप चेक कर सकते हैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हम चेक कर सकते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है? जैसा कि हमने फंक्शन की लिमिट को पढ़ा, सेम उसी तरीके से ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। ए सीक्वेंस Sn अप्रोच द लिमिट L। कोई भी सीक्वेंस Sn होती है वो लिमिट L को अप्रोच करती है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वो L को यानी लिमिट को अप्रोच करती है। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट Sn माइनस L का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है जैसे जैसे n इन्फिनिटी को टेंस करेगा, n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जो Sn यानी सीक्वेंस की जो nth टर्म होती है वो भी एक किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर जाती है, किसी लिमिट को L को अप्रोच कर जाती है, इसे हम उसकी लिमिट कहते हैं। देखिए, अगर एग्जांपल के लिए हम समझें तो इस डेफिनेशन को एक बार इस तरीके से समझते हैं कि 1 2 3 4 मेरे पास नेचुरल नंबर हैं जो n तक है। अगर ये मैं मान के चलूँ कि ये जो n है ये इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो इसके सबसे नियर नंबर मैंने m माना। अगर इसके सबसे नियर m है तो डेफिनेटली m भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। क्यों? क्योंकि n और m दोनों नियर अबाउट हैं। नियर हैं तो n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। मुझे नहीं पता n क्या है तो m भी उसके आसपास का है, m भी इन्फिनिटी को टेंस करेगा, तो n और m इन्फिनिटी को टेंस करें, यानी ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर एक टर्म होगी sm को अगर मैं l मान लूँ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, जैसे जैसे ये n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ऐसे ऐसे जो ये Sn है ये इक्वल्स टू L हो जाती है। L मतलब उसकी लिमिट हो जाती है। कैसे? इसको समझिए। अगर n m को अप्रोच करे, इसका मतलब जो Sn है वो Sm को अप्रोच करेगी। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि Sn अगर इसको L मान लेते हैं तो Sn माइनस L का जो मोड है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन, यानी इतना कम होना चाहिए ना के बराबर। लेकिन कब? जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें, और इनके अप्रोच करने का मतलब फॉर ऑल जब n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, यानी n m के बिल्कुल नियर का नंबर होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल क्लोजली नंबर है तो Sn जो होता है वो L को कन्वर्ज कर जाता है, L को अप्रोच कर जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, यानी हम किसी सीक्वेंस की लिमिट को इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इन सीक्वेंसेस की लिमिट को फाइंड करना है। डिस्कस द कन्वर्जेंसी ऑफ ए लिमिट। लिमिट की कन्वर्जेंसी को फाइंड करना है। अगर किसी सीक्वेंस की जो लिमिट है वो एक फाइनाइट नंबर आ जाती है, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एक फाइनाइट नंबर आती है तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, और अगर फाइनाइट नंबर नहीं आती तो वो उसको डाइवर्ज करेगी। तो मेरे पास अगर क्वेश्चन नंबर 1 को मैं देखूं तो इसकी जो nth टर्म है जो Sn है वो इस तरीके से मेरे पास एक सीक्वेंस है। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जब वो अप्रोच करती है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देखिए ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है। क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म 0.0 बनाता है। अब 0.0 को इस तरीके से तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके तो अपने रूल होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो L हॉस्पिटल लगा सकता हूँ, ऊपर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू n अलग, नीचे का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू n अलग। लेकिन डिफ्रेंशिएशन करना जब मेरे पास ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसका सबसे आसान और परफेक्ट तरीका ये है कि आप फैक्टराइजेशन लगाएं। फैक्टराइजेशन मतलब आप ऊपर से भी फैक्टर लें, नीचे भी फैक्टर करें, यानी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने n की पावर 3 को कॉमन ले लिया है, n² को कॉमन लिया, n ऑलरेडी वहाँ पे है। क्यों हम कॉमन ले रहे हैं स्टूडेंट्स? समझिए एक बार। क्योंकि मेरा n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो यानी मेरा जो 1/n होगा वो 0 को टेंस करेगा। यानी अगर जहाँ पर n आ रहा है उसकी जगह मैं इन्फिनिटी रखूँगा
तो जहाँ 1/n है उसकी जगह 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मैं इसीलिए उसे 1/n बनाना चाहता हूँ। तो मैंने हर जगह पे 1/n बनाने की कोशिश की, जिससे कि वो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। n³ से n³ कट जाएगा, एक फाइनाइट नंबर, यूनिक नंबर मेरे पास आ गया है। और जब भी यहाँ एक फाइनाइट और यूनिक नंबर आएगा तो जो सीरीज़ होगी, जो सीक्वेंस होगी सॉरी, वो कन्वर्ज करेगी। यानी मेरी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है और वो लिमिट l देती है, यानी 1 देती है। इसी तरीके से मैं इन सब को भी चेक कर सकता हूँ कि कौन कन्वर्ज कर रहा है, कौन डाइवर्ज कर रहा है। जैसे मैं सीक्वेंस 2 को देखूँ तो n+1/n है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जब मैं इसे अप्रोच करवाऊँगा तो ऊपर से भी n कॉमन आएगा, नीचे से भी n कॉमन आ जाएगा, n से n कैंसिल होगा, 1 होगा, 1 को टेंस करेगा, यानी ये भी कन्वर्ज करेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो चूंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 3 की पावर इन्फिनिटी एक लार्ज नंबर आएगा, यानी 1/∞, 1/∞ 0 होता है, ये 0 को टेंस करेगा, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है। तो इस तरीके से हम इन सभी एग्जाम्पल की कन्वर्जेंसी को चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने रखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप कोशिश करिए आपको समझ आ जाए। देखिए, जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल को कोशिश की है करने की। यहाँ से मैंने पहले से 2n² यानी 4n² कॉमन आएगा, दूसरे वाले से मैंने n को कॉमन निकाला, नीचे से 4n³ को कॉमन निकाला, तो 4³ n³ कॉमन आएगा। ये सभी क्योंकि 1 हो गए हैं तो 0 को टेंस कर जाएंगे। अब ऊपर से 1 आएगा, नीचे से 1 आएगा, बट अगर मैं इसको देखूँ तो 4 से 4/4 यानी 1/4 हो गया, जिसे 1/16 लिखते फाइनाइट नंबर एंड द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्फानाइट सीरीज़ क्या है, यानी कोई इन्फानाइट सीरीज़, उसकी क्या नेचर होती है, किसे इन्फानाइट सीरीज़ कहते हैं और वो किस किस तरीके से अपना बिहेवियर दिखाती है। अगली वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी